सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 100। ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें ज्वालिंग रॉयल फैमिली का ऑप्शन शुरू होगा। इसे ज्वालिंग कंटेंट के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक कहा जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द प्रीवियस एपिसोड्स रिकैप। पिछले पार्ट में ऑक्शन के दिन के पहले के रात के सीन्स दिखाए जाते हैं। बात ऐसी थी कि जब जियान ट्रेन कर रहा था और म्यूइंग सो रही होती है तो एक ब्लैक शैडो उसके कमरे में एंटर करती है। ये ब्लैक फिगर जस्ट म्यूइंग को कैप्चर करने ही वाला था, तभी इसके ऊपर होता है एक स्पेशल सोनिक अटैक। ये अटैक था जियान का मोमेंट ऑफ सरप्राइज की वजह से वो बंदा म्यूइंग को कैप्चर करने में सफल नहीं हो पाता। लेकिन बात ऐसी थी कि उसकी स्ट्रेंथ थी 7 स्टार दूधी की, और जब एक 4 स्टार दूधी एक्सपर्ट उसके साथ ऐसा करता है वो एकदम आग बबूला हो जाता है। बस उसके लिए अफसोस की बात ये थी कि वो जिस जगह पे आया होता है वो एक शेर की गुफा थी। फिर जूला का फिगर इस कमरे में अपीयर हुआ था। वैसे भी जियान के ऊपर हमला होने की वजह से एल्डर जू गुस्सा हो रखे थे और वो पता लगा लेते हैं कि ये ज्वालिंग रॉयल फैमिली की तरफ से है। फिर क्या जूला अपनी हाफ इमोर्टल की स्ट्रेंथ से इस बंदे को खत्म कर देते हैं। उन्होंने जानबूझ के इसे बड़ा एक्सप्लोजन बनाया था जिससे ज्वालिंग किंग और भी कई एक्सपर्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि वो गार्ड ज्वालिंग रॉयल फैमिली के थर्ड प्रिंस जुआन म्यू का था। आगे के मामले को आप देख सकते हो पिछले एपिसोड में। फिर जैसे तैसे करके एंटिसिपेशन से भरी रात गुजरती है। अगले दिन जियान की टोली निकल जाती है ऑक्शन हाउस की तरफ। हमें मालूम पड़ता है कि इस ऑक्शन हाउस के 5 लेवल्स होते हैं। सबसे हाईएस्ट होता है इमोर्टल लेवल का ऑक्शन हाउस, जहाँ पे जियान का ग्रुप गया हुआ था। ऑक्शन हाउस के एंट्रेंस पे एक बंदा जिसका नाम सनशियांग होता है, उसकी बुरी नजरें पड़ जाती है म्यूइंग के ऊपर। जब वो म्यूइंग की डिटेल्स को एक अटेंडेंट से पूछता है तो वो स्वागत करने के लिए खड़ी लड़की कहती है कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये सुन के वो बंदा गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है, बट तभी इसे रोकती है टूलिंग, जो कि टूजिया फैमिली की मेंबर थी। फाइनली इस बंदे को चुपचाप से ऑक्शन हाउस में जाना पड़ता है और टूलिंग चलती है जियान के ग्रुप के साथ। चलो हम आगे की स्टोरी को देखते हैं। अभी टूलिंग जो कि जियान के बगल में थी, उसका ध्यान गया था एल्डर जू की तरफ। वो जियान से कहती है ये बर्निंग एसेंस पवेलियन के ओल्ड जू होंगे, राइट? ओल्ड जू जो कि अपनी आंखें बंद करके आगे चल रहे थे, उन्हें हल्की से खोल के बोलते हाँ हाँ लिटिल वन, लगता है तुम्हारी नजरें काफी पैनी है। भले वो अपनी आंखें बंद करके रख रहे हो, लेकिन उनकी वास्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने इस पूरे एरिया को ढक रखा था। ये सुन के टूलिंग के एक्सप्रेशन तुरंत ही ब्राइट हो जाते हैं। वो आगे बढ़ के जुला की तरफ बाव करके बोलती है मैं टूजिया फैमिली से टूलिंग एल्डर जूजिन आपको ग्रीट करती हूँ। टूलिंग को कुछ समय तक ऑब्जर्व करने के बाद एल्डर जू बोलते हैं तुम काफी अच्छा कर रही हो। अगर टूजिया फैमिली तुम्हारे जैसे डिसाइपल्स को और नर्चर करता है तो उनका भविष्य और भी अच्छा हो जाएगा। जब जुला और टूलिंग से बात कर रहे होते हैं तभी टूलिंग के पास एक और ओल्ड मैन अपीयर होता है। ये और कोई नहीं बल्कि टूलिंग का मास्टर टू शिंगे होता है। अपने मास्टर को देख के टूलिंग अपना मुंह फुला लेती है। वो दोनों हाथों से उनकी बाहों को पकड़ के बोलती है मास्टर, मैंने आपसे कहा था कि आपको जल्दी आना होगा वरना हमें जियान से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुन के टू शिंग से इस लड़की को डांटते हुए बोलते हैं स्ट्रीम्ड एल्डर के सामने तुम इस तरीके से बर्ताव कैसे कर सकती हो। फिर वो जुलाओ को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं, लेकिन लगता है टूलिंग के ऊपर डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा अपने मास्टर की तरह एक फनी फेस बना के जीभ बाहर निकालती है। ये देख के जियान म्यूइंग और म्यूफंग हंसने लगे थे। टूशिंग है इस हंसी से भरे हुए माहौल को तोड़ते हुए बोलते हैं हम थोड़े लेट हो रहे हैं, क्यों ना अंदर चला जाए। सेल्जू भी एग्री करते थे। फिर इनका 6 का ग्रुप सीधा ओशन के ग्रैंड एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो अप्रोच करते हैं इनके पीछे तो वुमन अपीयर होती है। इन दोनों के और काफी डार्क और ओमिनस थे। ऐसे औरों को सेंस करके टूशिंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहते हैं और हमारे जॉन सेंटियन से नहीं है, ये दोनों स्टनिंगली ब्यूटीफुल वुमन होती है। एक फीमेल की बॉडी में जान जाता कर्व जरूरी होते हैं, इन दोनों में वो सब मौजूद थे। जो चीज हमारे ध्यान को आकर्षित करती है वो होते हैं इनके पैर। इन दोनों ने अपने पैरों में कुछ नहीं पहन रखा होता। टूलिंग जो कि पहले से काफी जिज्ञासु लड़की थी, वो तुरंत ही अपनी परसेप्शन का इस्तेमाल करके इन दोनों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से जहरीली हरी ऊर्जा उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ के ऊपर हमला कर देती है। तो उनकी टूलिंग को बैकलैश का सामना करना पड़ा था। हम उसे खांसते हुए पीछे घसटते हुए देखते हैं। टूलिंग के परसेप्शन अटेम्प्ट को उन दोनों औरतों ने सेंस कर लिया था। जब वो जियान के ग्रुप के ऊपर फोकस करती है उनमें से एक का ध्यान जियान आकर्षित करता है। वो अपने साथी से बोलती है वो अपनी पीठ पे हैवी रूलर वाला लड़का, मुझे उसका ऑरा अनयूजुअल लग रहा है, ये मेरी तुकी को भी सरप्राइज करता है। अभी क्योंकि म्यूइंग जियान और म्यूफंग के चेहरे पे भी क्यूरियस एक्सप्रेशन होते हैं, जुला बताते हैं कि दोनों पॉइजन सेक्ट से हैं। जुआन सेंटिन के वेस्टलैंड में इस सेक्ट का एक खौफ फैला हुआ है। पीछे से टूलिंग शॉक्ड आवाज में कहती है पॉइजन सेक्ट। ये सुन के जियान की आंखें भी फ्लेकर होने लगी थी। जब वो इस दूधी कॉन्टिनेंट में पहुंचा था चिंग
युवान ने उसे इस सेक्ट के बारे में वार्न किया होता है। ये खतरनाक लेवल के पॉइजनस दुखी को कल्टिवेट करते हैं। टूलिंग के मास्टर टूशेंगे अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं, पॉइजन सेक्ट ने हमेशा से अपने आप को छिपा के रखा है। इनका इस बार ज्वालिंग रॉयल फैमिली के ऑक्शन को अटेंड करना ये काफी अनयूजुअल है। टूलिंग एक डिस्कम्फर्ट से भरी आवाज में कहती है, तभी मैं कहूँ कि इनकी दुखी इतनी टॉक्सिक क्यों है। इस लड़की को म्यूइंग की तरह बिहेव करते हुए देख जियान सहाय करता है। वो अपनी स्टोरिंग से एक मेडिसिन पिल को बाहर निकाल के टूलिंग को देते हुए बोलता है, ठीक है तुम इसे कंज्यूम कर लो, ये तुम्हें आराम पहुंचाएगी और आगे से तुम्हें फालतू की चीजों में उलझने से बचना होगा। जियान की मेडिसिन पिल को टूलिंग तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है। जैसी मेडिसिन पिल उसके शरीर के अंदर गई थी, इसकी हीलिंग फोर्स की वजह से टूलिंग का चेहरा फिर से नॉर्मल होने लगता है। जब उन दोनों में से एक औरत कहती है कि हैवी रूलर वाले का ऑरा काफी इंट्रीगिंग है, तो ये सुन के उसकी कंपेनियन बोलती है, सीनियर सिस्टर उस बारे में आपको क्या लग रहा है। कुछ सोचने के बाद वो पहली वाली औरत रिप्लाई करती है, कुछ नहीं, हमें पहले अपने टास्क पे फोकस करना होगा। ये कह के दोनों लोग इस ऑक्शन हाउस में गायब हो गए थे। एल्डरजू की आंखें ने जाते हुए देखती हैं, वो बड़बड़ाते हुए देखते हैं, इस ऑक्शन हाउस में पॉइजन सेक्ट की मौजूदगी एक अच्छा साइन नहीं है। एक बार मेडुसा क्लैन की चीजें सेटल हो जाती हैं, मुझे इनकी इंटेंशंस के बारे में पता लगाना होगा। एक समय पे हमारे बर्निंग सेंस पवेलियन और इनके बीच में एक रिलेशनशिप थी। वहीं पे टूशेंगे कहते हैं, वैसे ज्वालिंग रॉयल फैमिली का ऑक्शन हमेशा ग्रैंड रहा है, लेकिन लगता है इस साल का ऑक्शन पिछले 100 सालों से भी तक प्रॉस्परस होने वाला है। फिर हॉल में एंटर करते हुए एल्डर जू कहते हैं, ठीक है लिटिल वंस, चलो देखा जाए कि ऑक्शन हमें क्या ऑफर कर सकता है। ऑक्शन हाउस में एंटर करने के बाद सबसे पहले एल्डर जू अपनी स्टोरिंग से 3 टोकन्स को बाहर निकालते हैं, जिन्हें दे दिया गया था रिसेप्शनिस्ट को। जिस मोमेंट में एल्डर जू के हाथों में 3 टोकन्स अपीयर हुए थे, और रिसेप्शनिस्ट गर्ल्स एकदम शांत हो जाती हैं। साफ तौर पे 3 टोकन्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। फिर रिस्पेक्टफुली इन टोकन्स को एक्सेप्ट करके एक लड़की कहती है, सर आप प्लीज मेरे पीछे आइए। बिना हेजिटेशन के जुल्ला के ग्रुप को ऑक्शन हाउस में उनके एरिया की तरफ ले जाया जाता है। जियान के जाते हुए ग्रुप को देख के एक रिसेप्शनिस्ट गर्ल अपने कंपेनियन से बोलती है, इन लोगों के पास हाईएस्ट लेवल के टोकन्स हैं, लगता है किसी सुपर सेक्ट के डिसाइपल्स होंगे और वो एल्डर उस सुपर सेक्ट का एक सीनियर एल्डर होगा। और रिसेप्शनिस्ट जो कि जियान के ग्रुप को गाइड कर रही होती है, उसकी आंखों में एक मेच्योरिटी वाली लाइट को देखा जा सकता था। उसकी बॉडी की हर एक मूवमेंट एक चार्म से भरी होती है। चलते चलते वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, सर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस ऑक्शन में इस पर्टिकुलर चीज के लिए आए हो। इससे पहले वो और भी आगे बोल पाती, एल्डर जू एक काम आवाज में कहते हैं, लिटिल वन तो हमें बस हमारा रास्ता दिखाओ। भले शब्द काफी सॉफ्ट टोन में बोले गए हो, लेकिन लगता है इनके अंदर की फोर्स की वजह से वो रिसेप्शनिस्ट पूरी तरीके से हिल गई होती है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था। परंतु अपनी मैनिपुलेशन के अटेम्प्ट्स को बंद करके वो औरत मनी मन में कहती है, इस ओल्ड मैन की दुखी सच में टेरिफाइंग है, मुझे लगता है ये किंग ज्वालिंग से भी पावरफुल होगा। इस रिसेप्शनिस्ट के पीछे चलते चलते जियान का ग्रुप ऑक्शन हाउस के और भी डीपर रीजन में एंटर कर जाता है। इस हॉल की हर एक चीज काफी ज्यादा बड़ी थी, ऐसा लगता है ऐसे किसी बड़े से बीच के लिए बनाया गया हो। म्यूइंग जो कि जियान के बगल में चल रही होती है, उसे न जाने क्यों एक अनईजी फीलिंग आ रही थी, लेकिन इसे अपनी इमेजिनेशन सोच के वो इसे इग्नोर कर देती है। फाइनली ये पहुंच जाते हैं एक बड़े से दरवाजे के सामने और रिसेप्शनिस्ट एक गोल्डन की को बाहर निकालती है। उस दरवाजे को खोलते वो लड़की कहती है, माय लॉर्ड आपका लाउंज ये है। जैसे दरवाजा खुला था एक रिच एक्सोटिक फ्रेग्रेंस बाहर आती है। इसने सभी की मूड को तुरंत ही उठा दिया था। ऐसी लग्जरी को जियान पहली बार देख रहा होता है। वो कहता है, लगता है ज्वालिंग रॉयल फैमिली किसी भी तरीके की कमी नहीं रख रही है। ये कमरा करीब 100 मीटर चौड़ा होगा और इसमें जगह जगह पे अलग अलग चीजें देखी जा सकती हैं, चाहे बात हो दीवार पर टंगी एलिगेंट डेकोरेशंस की या फिर वो महंगी वाली मेडिसिन टीज। पीछे सॉफ्ट सीट्स होती हैं जिनके ऊपर कई लोग बैठ सकते थे। इस कमरे की सामने की वॉल पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बैरियर था जो कि ऑक्शन हाउस और इस कमरे को सेपरेट करता है। यहाँ से ऑक्शन स्टेज को बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। और रिसेप्शनिस्ट कहती है, इस एनर्जी वॉल के थ्रू आप सभी ऑक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप किसी आइटम के ऊपर बिड करना चाहते हो तो आपको सिंपली ये लाल बटन दबाना है। एल्डरजू अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। इस कमरे से बाहर जाने से पहले और रिसेप्शनिस्ट बाव करके बोलती है, मैं आप सभी को सक्सेस विश करती हूँ। अब मीफंग फाइनली इस कमरे को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और चीजों की बातें छोड़ो, वो लग्जूरियस इंसेंस जिसके जलने से इस कमरे में वो फ्रेग्रेंस फैली हुई थी, उसे खरीदने की भी किसी आम इंसान की औकात नहीं होगी। मीफंग कहता है, रॉयल फैमिली बिल्कुल होल्ड बैक नहीं कर रही है, चाहे भले ही एक ऑप्शन हो। फिर वो जाता है उस ट्रांसपेरेंट बैरियर की तरफ। मीफंग कहता है, वॉल हर तरीके के डिस्टर्बेंस को रोक रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर से हमें कोई देख नहीं सकता है। ये सभी इस कमरे को ऑब्जर्व कर ही रहे थे तभी अचानक से कोई इस लाउंज का दरवाजा खटखटाता है। तुरंत ही जियान की नजरें डोर के ऊपर गई थी। एल्डरजू अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये हम में से एक है। फाइनली वो दरवाजा खुला था और दूसरी तरफ
खड़ा होता है एक ब्लैक रोडमैन। अब ये मेल था या फीमेल इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा सकता, चाहे भले ही जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल क्यों न कर रहा हो। बस इस व्यक्ति के शरीर में से जो ऑरा एमिट हो रहा होता है वो साफ तौर पे एक पावरफुल कल्टिवेशन लेवल की तरफ इशारा कर रहा होता है। जुलाओ कहते हैं ये बी स्टिंग है, ये हमारे बर्निंग एसेंस पवेलियन का मेंबर है जो कि ज्वालिन रॉयल फैमिली में अंडर कवर काम कर रहा है। बी स्टिंग जुलाओ की तरफ बाव करके बोलता है, एल्डर जू जैसा हमने एंटिसिपेट किया था, लगता है सिचुएशन उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। भले ही ज्वालिन रॉयल फैमिली इस ऑक्शन को होल्ड कर रही हो, लेकिन लगता है इसकी यार्ड में वो अपने ड्रैगन लिविंग लीजन को मोबिलाइज कर रहे हैं। ज्वालिन किंग का टारगेट मेड्यूसा क्लैन है, बी स्टिंग कहता है, और ये कह के वो हेस्टेट करने लगा था। उसकी नजरें होती हैं बाकी के लोगों पे। जुलाओ कहते हैं तुम आराम से बात कर सकते हो, ये सब अपने ही लोग हैं। बी स्टिंग बोलते लगता है सोलोमन और ज्वालिन रॉयल फैमिली कोलैबोरेट कर रही है, और मुझे लगता है ज्वालिन रॉयल फैमिली के पास सोल क्लैन की भी हेल्प है। ये सुन के जुलाओ का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कहते हैं सोल क्लैन, अगर सच में मिस्टीरियस सोल क्लैन भी इस मामले में शामिल हो रहा है तो चीजें काफी बदल सकती हैं। जैनिस बी स्टिंग की बातों को ध्यान से सुन रहा था और हर एक शब्द के साथ उसकी धड़कनें बढ़ती जाती हैं। उसे समझ में आता है कि सोल क्लैन का इन्फ्लुएंस चारों तरफ फैला हुआ है। लगता है दुखी कॉन्टिनेंट में हन क्लैन जिस तरीके से काम करता था उसे ये फंडा दूधी कॉन्टिनेंट में भी फॉलो करते हैं। एल्डर जू कहते हैं ठीक है मैं समझ गया हूँ, तुम अपनी पोस्ट पे वापस लौट सकते हो, याद रखना तुम्हारी सेफ्टी सबसे जरूरी है। अपने आप को परछाइयों में लाने से पहले बी स्टिंग कहता है ठीक है एल्डर जू, अब मैं विदा लेना चाहूंगा। बी स्टिंग के जाने के बाद इस लाउंज के अंदर एक अजीब सा भारीपन छा जाता है। कुछ समय के बाद जियान पूछता है मास्टर अभी जो सीनियर ब्रदर बी स्टिंग ने बोला? एल्डर जू साई करके बोलते हैं इस मिशन को करने की उसकी चॉइस थी। हमारी बर्निंग एसेंस पवेलियन और ज्वालिन रॉयल फैमिली की रिलेशनशिप हमेशा पानी और आग की जैसी रही है। शुरुआत से ही हम कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं। खैर चलो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते। जैसे ऑप्शन खत्म होता है तुम सभी को भी एक मिशन पे जाना पड़ेगा। भले जुलाओ पूरी बात नहीं बता रहे हो, लेकिन जियान को समझ जाता है कि मिशन ज्वालिन रॉयल फैमिली से रिलेटेड होगा। तीनों के दिलों के अंदर एंटिसिपेशन और अनीस भर जाती है। इससे शांति बनी रहती है कुछ मिनट्स तक। फाइनली सभी का ध्यान गया था ऑप्शन स्टेज की तरफ। उस चमकते हुए क्रिस्टली प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी होती एक वुमन, जिस औरत का फिगर एकदम इंचेंटिंग था, मतलब अपनी तरफ खींचने वाला। उसका कॉन्फिडेंस से भरा बोलने का तरीका ये उसके पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। अपनी पैनी नजरें स्टेज के ऊपर फोकस करके जुलाओ कहते हैं तो ये फाइनली शुरू होने वाला है। जैसे एक घंटी की आवाज गूंजती है ये पूरा ऑक्शन हाउस एकदम साइलेंट मोड में चला जाता है। सभी जानते थे कि ज्वालिन रॉयल फैमिली का ऑक्शन ज्वालिन कॉन्टिनेंट के सबसे कीमती ट्रेजर्स को शोकेस करता है और कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था। अपने अपने प्राइवेट रूम्स में सभी लोग सेटल हो चुके होते हैं। उनकी नजरें टिकी होती हैं क्रिस्टल स्टेज के ऊपर। यहाँ पे लाल कपड़ों में एक औरत खड़ी हुई थी। वो लड़की हंस के बोलती ही आप सभी का ज्वालिन रॉयल फैमिली के इमोर्टल लेवल ऑक्शन में स्वागत है। मैं ब्लड रोज आज आपकी होस्ट रहूंगी। ये ऑक्शन जो कि हर 10 साल में एक बार किया जाता है, इसके आइटम्स को कोई भूल नहीं सकता। पिछले ऑक्शन में एक ऐसा ट्रेजर बाहर आया था जिसकी वजह से दोषण लेवल के पावर हाउस भी जेलस फील करने लगे थे। क्या पता इस ऑक्शन में उसे भी अच्छी चीज मौजूद हो। ये कह के ब्लड रोज एक बार सभी की तरफ देखती है। भले वो ट्रांसपेरेंट बैरियर्स बाहर से सभी नजरों को रोक रहे हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली उन्हें देख रही हो। ऐसा करने के बाद उसकी आवाज फिर से गूंजनी शुरू हो जाती है। अभी ब्लड रोज के सामने करीब 100 कमरे होते हैं। इस इमोर्टल लेवल के ऑक्शन हाउस की थीम होती है काफी डार्क सी, लेकिन इसमें एक एलिगेंसी भी छिपी होती है। मतलब वो अमीरों वाली वाइब। जब ब्लड रोज फिर से शांत हो जाती है एक प्राइवेट रूम में से आवाज बाहर आती है। वो आवाज कहती है ब्लड रोज हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तो फिर समय को बर्बाद करना बंद करो। ब्लड रोज फाइनली एक स्माइल के साथ बोलती है ठीक है चलो शुरू करते हैं। तुरंत ही प्राइवेट रूम से सभी के मूड शिफ्ट होते हैं। भले ही ब्लड रोज चाहे कितनी भी चार्मिंग लग रही हो, इस जगह पे इकट्ठे हुए ओल्ड मॉन्स्टर्स बस एक चीज के लिए आए होते हैं और वो था ऑक्शन। जियान कहता है तो ये बैरियर पूरी तरीके से साउंड को रोक नहीं सकते हैं। एल्डर जू कहते हैं हाँ, इन प्राइवेट रूम्स को स्पेशल टेक्निक के साथ डिजाइन किया गया है और ये ट्रांसपेरेंट बैरियर दुखी के साथ बने हुए हैं। ये सिर्फ फालतू के शोर को रोकते हैं, लेकिन वो आवाजें जिनमें दुखी मिली होती है उन्हें आसानी से सुना जा सकता है। जियान की तरफ देख के म्यूफंग कहता है इन सभी कमरों को ऑक्शन में होने वाले पार्टिसिपेशन को आसान करने के लिए बनाया गया है। जैसे जैसे चीजों की प्राइसेस बढ़ेंगी हमें और भी आवाजें सुनाई देने वाली है। सीन लौटता वापस स्टेज की तरफ। ब्लड रोज कहती ही मैं जानती हूँ कि आप सभी को आइटम्स को देखने की जल्दबाजी है, इस वजह से मैं शॉर्ट में बोलती हूँ। ज्वालिन रॉयल फैमिली का ऑक्शन शुरू होता है। जिस मोमेंट में वो शब्द उसके मुंह से बाहर आए थे स्टेज के ऊपर एक चकाचौंध रोशनी फैलती है। जब वो लाइट वैनिश हुई थी तो हम ब्लड रोज के हाथ में एक जेड कलर के ग्लव्स को देख सकते हैं। रोज तुरंत इन ग्लव्स को पहनती है और पर्दा पहले आइटम के ऊपर से हटाया जाता है। ब्लड रोज कहती है ये आज का पहला आइटम है और इसका नाम है 9 डीमन इंसेक्ट। भी ब्लड रोज के
हाथ में होता है एक सफेद रंग का इंसेक्ट। इस इंसेक्ट की बॉडी में से एक अलग ही चिल्ली और फैल रहा था और इसकी होती है 9 टांगें। जैसे इस इंसेक्ट को हवा में उठाया जाता है, ब्लडरोज की आवाज और भी सीरियस हो जाती है। वो कहती है भले ही 9 डीमन ये इंसेक्ट डेवल रियम से आता हो, लेकिन इसकी ओरिजिन क्लियर है। ऑडियंस की तरफ देखने के बाद ब्लडरोज कहती है इसके इफेक्ट्स काफी यूनिक है। ये हर तरीके के पॉइजनस ऑरे को ऑब्जॉर्व करके उसे अपनी पावर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके लिए पॉइजनस दुकी और डेडली टॉक्सिन्स को ऑब्जॉर्व करना आसान है। मेरा ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब तक कोई भी जहर तुम्हें तुरंत ही नहीं मारता है, तब तक ये 9 ईयन डीमन इंसेक्ट तुम्हारी जान बचा सकता है। ये कहने के बाद वो पॉज लेती है। वो अपने दूसरे हाथ के ऊपर इस इंसेक्ट को क्रॉल करने देती है। ब्लड रोज कहती है इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। अब चलो बिडिंग को शुरू किया जाए। इस इमोर्टल लेवल के ऑक्शन हाउस में रूम्स ज्यादा नहीं होते। इनमें भी जान का रूम था नंबर 5 वाला, जो कि सबसे प्रेस्टिजियस में से एक होता है। ये जुला की इमेंस पावर का साइन था। जैसे ही ब्लड रोज के शब्द खत्म हुए थे, इस पूरे ऑक्शन हाउस में से बुनबुनाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। म्यूफंग कहता है 9 ईयन डीमन इंसेक्ट। लगता है वो क्रीचर जिसकी नीलामी करी जा रही थी उसे पता नहीं था कि उसका नया रोल क्या होने वाला है। वो बड़े प्यार से ब्लड रोज के हाथों पे क्रॉल कर रहा होता है। तीनों डिसाइपल्स के चेहरों पे क्यूरियस एक्सप्रेशन को देख के जुला अपने सिर को हिला के बोलते हैं भले 9 ईयन डीमन इंसेक्ट काफी यूनिक हो, लेकिन इसके पास वो सभी इफेक्ट्स नहीं है जिनके बारे में इस औरत ने बताया है। जुला कहते हैं जब भी कोई पॉइजन बॉडी में एंटर करता है तो ये सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है इंटरनल ऑर्गन्स को। इस तरीके से इस लड़की के हिसाब से इंसेक्ट उस जहर को भी सोख लेगा। ये काफी खींची हुई बात लगती है। ऐसे जहर का इलाज करना पॉइजन सेक्रेटरी की ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ईफंग कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये 9 ईयन डीमन इंसेक्ट मोस्ट लाइकली डेवल रियम से आया है। जुअल ने रॉयल फैमिली को बाई चांस मिल गया होगा। इसकी स्ट्रेंथ लगभग 4 स्टार दूधी के बराबर होगी। कहा जाता है कि इंसेक्ट जहर को खाते हैं और कई लेजेंड्स के हिसाब से इंसेक्ट्स इंसानों में भी इवॉल्व हो सकते हैं। जैन बॉय से जोड़ के बोलता है 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, ये कीमत काफी भारी है। वहीं पे म्यूइंग के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो कहती है इंसेक्ट ये काफी क्यूट है। इस लड़की की बात को सुन के म्यूफंग और जियान एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर दोनों ही हल्के से अपने सिर को हिला देते हैं। लगता है ऐसी चीजों के लिए लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करना काफी आसान होता है। सीन गया था रूम नंबर 4 में, जिसमें बैठी होती वो दोनों औरतें जिनसे जियान पहले ही मिल चुका था। ये दोनों पॉइजन सेक्ट से आती थी। उन दोनों लड़कियों में से कम उम्र वाली लड़की बोलती है सीनियर सिस्टर ये 9 ईयन डीमन वर्म काफी अच्छी चीज है। भले इस 9 ईयन डीमन वर्म की बस एक ही आंख हो, हमारा पॉइजन सेक्ट जहरीली चीजों की तलाश में रहता है। अगर हम इसे इवॉल्व होने देते हैं तो ये 9 आइड डीमन वर्म बन सकता है और ये हमारे लिए इनक्रेडिबल होगा। उसकी वो सीनियर सिस्टर कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। ये 9 ईयन डीमन वर्म अगर एक बार इवॉल्व हो जाता है तो हमारे लिए हमारी पॉइजनस दुखी को एनहेंस करने का एक अच्छा टूल बन जाएगा। इसका पोटेंशियल लिमिटलेस है। दोनों एक दूसरे को देख के नोट करते हैं। साफ तौर पे दोनों ने इस आइटम को खरीदने का मन बना लिया था। सीन दिखाया गया था रूम नंबर 1 का। यहाँ पे एक जाने पहचाने चेहरे को देखा जा सकता है। ये और कोई नहीं बल्कि जुआन रॉयल फैमिली का थर्ड प्रिंस जुआन म्यू था। इसकी नजरें टिकी होती है उस व्हाइट इंसेक्ट के ऊपर। जुआन म्यू कहता है 9 ईयन डीमन इंसेक्ट, मैंने इसके बारे में काफी सुना है। कहा जाता है कि कई जहरों का इलाज है। वो कहता है अगर ये चीज हमारे हाथ में लग जाती है तो हम पॉइजन सेक्ट के खिलाफ भी रिटेलिएट कर पाएंगे। इसके बगल में बैठा हुआ था एक बुड्ढा, इतने सिंपल सफेद कपड़े पहन रखे होते हैं। वो कहता है भले ये चीज थोड़ी कीमती हो, लेकिन हमें अपने फंड्स को इस ऑप्शन के फाइनल आइटम के लिए सेव करना होगा। हम अपनी वेल्थ को बर्बाद नहीं कर सकते। जानम्यू कहता है अंकल हुआ आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है इस आइटम के लिए हमें फाइट करनी चाहिए। सेकंड प्राइवेट रूम में होता है फोर्थ प्रिंस, जिसका नाम था जुआन सान, और इसके बगल में बुड्ढा ओल्ड जुआ बैठा हुआ था जो कि अभी अपनी सफेद दाढ़ी को सहला रहा होता है। जुआन शान कहता है ओल्ड जुओ आखिर 9 ईयन डीमन इंसेक्ट है क्या? मैं इसके अंदर से एक कोल्ड फोर्स को सेंस कर पा रहा हूँ। वो बुड्ढा कहते हैं ये 9 ईयन डीमन इंसेक्ट ये काफी रेयर होते हैं, लेकिन हमारे लिए इनका कुछ खास यूज नहीं है। ये सुन के जुआन शान एक फ्रस्ट्रेशन से भरी आवाज में कहता है तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या हम डेजर्ट एरिया की तरफ नहीं जा रहे थे? इस लड़की को इम्पेशेंट होती हुई देख वो ओल्ड जुओ अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है वो विल्डरनेस एरिया, वहाँ पे अनगिनत डेंजर्स मौजूद है। वहीं पे अगर बात करिए इस ऑप्शन की तो ये काफी वैल्यूबल है। हमारा समय यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा। दूसरी तरफ रूम नंबर 3 में वही व्यक्ति बैठा था जिसे जियान पहले ही मिल चुका होता है। ये वही दुकानदार था जिसने जियान को पीले रंग का स्क्रोल दिया था। इसके बगल में एक लड़की और एक और व्यक्ति बैठा होता है। वो लड़की तो काफी ब्यूटीफुल होती है और जहाँ तक बात कर रही है दूसरे व्यक्ति की, तो उसके चेहरे पे एक बड़ा सा स्कार था। वो दुकानदार जिसका नाम कायोडी था, वो कहता है लीडर हमें पीक फर्स्ट रैंक का एम्पर एल्केमिस्ट मिल चुका है, लेकिन जैसा कि आप भी जानते हो जुआन सेंडियन के एल्केमिस्ट डिजर्ट में जाना पसंद नहीं करते हैं। लगता है इस ग्रुप की लीडर वही वुमन थी। अब इस लड़की की नजरें
नजरें उस नाइनियन डीमन इंसेक्ट पर टिकी हुई थी। वो कहती वो एक एल्केमिस्ट जिसकी रैंक फर्स्ट ग्रेड एम्पर के पीक पे पहुंच चुकी है। वो दुकानदार कायोटी नोट करता है। वो कहता है उसका नाम है जियान और वो एक फैक्शन पवेलियन का डिसाइपल है। इस नौजवान ने पॉइंट स्प्लिटरिंग कंपटीशन में ट्विन गोस्ट एम्पर को भी हरा दिया था। इसकी स्ट्रेंथ उस समय 8 स्टार 2 एम्पर पे होती है। इस बात को जान के वुमन जिसके हाथ में मेडिसिन टी से भरा टी कप था वो बैंक की आवाज के साथ फट जाता है। इस कमरे में वो मिस्ट फैल गई थी। वो कहती लगता है डिजर्ट एरिया काफी इंटरेस्टिंग होगा। अचानक से हम उसे खड़े होते हुए देखते हैं। वो ऑर्डर पास करती है सब कुछ प्रिपेयर किया जाए। इस ऑप्शन के खत्म होते ही हम डिजर्ट की तरफ निकलेंगे। कायोटी नोट करके बोलते है ठीक है कैप्टन। फिर वो इस कमरे को छोड़ के चला गया था। इस रूम में खड़ी उस लड़की की आंखें नैरो हो चुकी थी। वो कहती होली फ्लेम इस बार तो मेरे हाथ से बच नहीं पाओगी। इसके बगल में स्कार्ड फेस वाला बंदा बचा हुआ था। अपनी कैप्टन की आंखों में वो इंटेंसिटी सेंस करता है। वो पूछता है लीडर क्या हम इस नाइनियन डीमन इंसेक्ट के ऊपर बिल्ड करने वाले हैं। ये सुन के वो लड़की अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है भले वैल्यूएबल हो लेकिन हम इसके ऊपर एफर्ट्स नहीं लगाने वाले, इसे जाने दो। प्राइवेट रूम नंबर 4 में मौजूद था वो शंगशान और उसके फादर जो कि एक मोटे पेट वाला मिडिल एज मैन होता है। ये ज्वालिंग सिटी की सन फैमिली का करंट हेड था और इसकी स्ट्रेंथ होती 8 स्टार 2 एम्पर की। सनशाइन उस नाइनियन डीमन इंसेक्ट को देख के बोलता है फादर हम इसे अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते। वो मिडिल एज मैन नोट करके बोलता है ठीक है लेकिन पहले इसके लिए बाकी लोगों को फाइट करने दो, हम बाद में देखते हैं। फिर सनशाइन की नजर जाती है ब्लड रोज के ऊपर। वो कहता है लगता है इस ब्लड रोज का बैकग्राउंड काफी पावरफुल है, मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। लगता है उस मिडिल एज मैन ने इस सनशाइन के थॉट्स को पढ़ लिया था। वो कहते हैं तो अपने दिमाग में कोई वियर्ड आइडियाज मत लाना वरना चीजें हमारे लिए खराब हो जाएंगी। सीन जाता है ब्लड रोज की तरफ जो कि स्टेज पे खड़ी होती है। वो कहती है हर एक बिड कम से कम 5 मिलियन की होनी चाहिए। उनकी प्राइवेट रूम नंबर 1 से एक 15 मिलियन की बिड आती है। फिर इसके जवाब में प्राइवेट रूम नंबर 4 से आवाज आई थी। वो कहता है 20 मिलियन। ऐसी बिडिंग को देख के जियान कहता है कि ये दोनों सच में सीरियस हैं। रूम नंबर 4 से जो आवाज बाहर आई थी जियान को उसका ऑरा कम से कम 7 स्टार 2 दी का लगता है। बिडिंग कंटिन्यू होती है। प्राइवेट रूम नंबर 31 करता है 25 मिलियन। फिर नंबर 4 बोलता है 30 मिलियन। प्राइवेट रूम नंबर 20 बोलता है 40 मिलियन। लेकिन लगता है प्राइवेट नंबर 4 रूम इस चीज को हासिल करने के ऊपर आता होता। वहां से फिर से आवाज आती है 60 मिलियन। रूम नंबर 31 वाले बिडिंग को 65 मिलियन पे बढ़ा देते हैं। अगली बार जो प्राइवेट रूम नंबर 4 से आवाज बाहर आती है उसमें फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वो आवाज कहती है 70 मिलियन और लगता है रूम नंबर 31 इसी चीज का इंतजार कर रहा होता है। वहां से कोई हंस के बोलते हैं हाँ ठीक है तुम जीत गए। लगता है प्राइवेट रूम नंबर 31 और नंबर 4 वाले एक दूसरे को जानते थे। प्राइवेट रूम नंबर 4 से वो गुस्से से भरी आवाज कहती है ये वाइपर सैक के बेस्टर्ड्स, इन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बिडिंग को 70 मिलियन पे रुकते हुए देख ब्लड रोज पूछती है लास्ट बिड थी 70 मिलियन, क्या कोई और इसे हायर बिड करना चाहेगा। ब्लड रोज जिसे चाइनीज में सुए चैंगवे बोला जाता है वो अपने हाथों में उस व्हाइट इंसेक्ट को उठा के बोलती है क्योंकि आपको भी प्राइस को नहीं बढ़ा रहा है तो ये 9 yen डीमन इंसेक्ट प्राइवेट रूम नंबर 4 को 70 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में जाएगा। ये कह के ब्लड रोज उस लकड़ी से बने हथौड़े को फाइनली नीचे कर देती है। इसका मतलब ये थी फाइनल कॉल। प्राइवेट रूम नंबर 4 से अनीस को फील करके ब्लड रोज बोलती है जैसे ही ऑक्शन खत्म होता है इस आइटम को आपके पास डिलीवर कर दिया जाएगा, इस वजह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट रूम नंबर 5 में जियान कहता है इसकी 70 मिलियन की प्राइस काफी ज्यादा हाई है। इससे पहले वो और कुछ बोल पाता लोंगी की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। लोंगी एक मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलते हैं इस 9 yen डीमन इंसेक्ट की कीमत 70 मिलियन गोल्ड कॉइन से कई ज्यादा है। जब तक तुम इसके लिए इनफ वेनम को इकट्ठा कर देते हो ये उसे अब्सॉर्ब करके एक 9-eyed डीमन इंसेक्ट बन सकता है। फिर उसे किसी इंसान के द्वारा एज अ फर्नेस अब्सॉर्ब किया जा सकता है जैसे उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ खतरनाक तरीके से राइज हो जाएगी। लोंगी कहते हैं मुझे याद है कि 8 स्टार 2D एक्सपर्ट जो कि पॉइजनस दुखी मेथड को कल्टिवेट करता था उसने इस 9-eyed डिमोनिक इंसेक्ट की हेल्प से सीधा दोशियन क्लास में ब्रेक थ्रू कर लिया था। और फाइनली जियान को इसकी कीमत समझ में आती है और वो अंदर से फ्रस्ट्रेशन फील करने लगा था। वो कहते लगता है मेरा भारी नुकसान हो गया क्योंकि जियान के पास कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी फ्लेम पावर के साथ उस वेनम यानी कि जहर का सामना कर सकता है। इस वजह से अगर वो इस 9 yen डीमन इंसेक्ट को हासिल कर लेता तो फिर बाद में इसके 9-eyed डेमोनिक इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उस जहरीली स्ट्रेंथ को हटा सकता था। तो उसकी बात है कि लोंगी ने काफी लेट बताया था जियान के लिए 70 मिलियन गोल्ड कॉइंस कुछ नहीं होते क्योंकि वो जो कि एक फर्स्ट ग्रेड का एम्पर एल्केमिस्ट है कि 1-2 पिल से इतने कॉइंस कमा सकती हैं। स्टेज पे खड़ी स्विचिंग हुए उस सफेद रंग के इंसेक्ट को एक स्टाफ मेंबर को देती है। फिर वो कहती है क्योंकि पहला आइटम सक्सेसफुली ऑक्शन हो चुका है तो फिर चलो सेकंड की तरफ चला जाए। जैसे ही ब्लड रोज अपनी थाली बजाती है स्टेज पे एक ही फ्लैश में केज यानी कि जेल अपीयर हुई थी। इससे
जिसे देख के लोग एकदम चौंक जाते हैं। एक बंदा कहता है ये क्या चीज है, क्या एक इंसान है? लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्या ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने पहले नहीं कहा था कि इंसानों की नीलामी करना एकदम इलीगल होगा? जियान जिसके खुद के दिमाग में भी सवाल चल रहे होते हैं वो स्टेज की तरफ देखता है। ये केज बना हुआ था सिल्वर चीज से, ये एनर्जी से बना हुआ केज बस एक इंसान को रखने के लिए काफी था और इसके अंदर पड़ी होती एक लड़की जो कि समय सोने की अवस्था में थी। इसने पहन रखी होती एक सिल्वर ड्रेस और इसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। जियान के बगल में बैठी व्यूइंग अपनी भौं से कोड़ के बोलती क्या एक लड़की है? परंतु उसके चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है। वो कहती है एक्चुअली में इंसानों को भी कैप्चर कर रहे हैं। लगता है ज्वालिंग रॉयल फैमिली इंसानियत को भूल चुकी है। चारों तरफ से डाउट्स को ब्लड रोज भी सेंस कर लेती है। इससे पहले कोई बखेड़ा खड़ा हो पाता वो कहती है एवरीवन प्लीज मेरी बात सुनिए। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि भले लड़की ह्यूमन लग रही हो लेकिन इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। ये स्नेक और ह्यूमन हाइब्रिड है। आप सभी को ज्वालिंग रॉयल फैमिली और मेडुसा क्लैन के बीच की लंबी चली आ रही दुश्मनी के बारे में तो पता ही होगा। यही रीजन है जिसकी वजह से स्नेक वुमन को ऑक्शन किया जा रहा है। ये कहने के बाद ब्लड रोज जाती है उस केज के पास। वो नीचे की तरफ झुक के उस लड़की के चेहरे को उठाती है। ब्लड रोज कहती है लेकिन इसके बारे में कुछ यूनिक है। जैसे वो चेहरा सभी के आंखों के सामने आया था कई लोगों की आंखें ब्राइट हो जाती हैं क्योंकि उस फेस के फीचर्स कुछ ज्यादा ही डेलिकेट थे। मतलब बेसिकली वो एक ब्यूटी थी। तुरंत ही अलग अलग प्राइवेट रूम्स में से आवाजें बाहर आने लगती हैं। प्राइवेट रूम नंबर 83 में से आवाज बाहर आती है क्या ही सुंदर लड़की है। एक और आवाज कहती है कितनी डेलिकेट है, अब ये काफी यंग लग रही है। अगर कोई इसे खरीद के अच्छे से ट्रेन करता है। ये सभी इस लड़की के पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे होते हैं। सीन जाता है जियान के रूम की तरफ। इस समय उसका एक्सप्रेशन टाइट हो चुका था क्योंकि वो इन फैमिलियर आंखों को तुरंत पहचान लेता है। इस लड़की की एक आंख होती है डार्क ब्राउन बिल्कुल इंसानों जैसी, वहीं पे दूसरी एकदम डायमंड शेप की होती है। इनमें 3 कलर्स डांस कर रहे थे। जियान एकदम शौक से भरी आवाज में कहता है 3 फ्लावर पीपल्स। इस लड़की के एक आंख को देख के जियान को दुखी कॉन्टेंट याद आता है। उसे याद आती है वो छोटी सी लड़की जिसे जियान ने बचाया होता है और जो कि अपनी 3 फ्लावर पीपल्स का इस्तेमाल करके ज्यादातर स्नेक ब्लड लाइन की बीज को कंट्रोल कर सकती थी। नजारा वापस से दिखाया जाता है स्टेज का। ब्लड रोज अनाउंस करते हुए बोलती है इन पीपल्स को बाई स्नेक की 3 फ्लावर आईज बोली जाती हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ये आंखें सारी स्नेक ब्लड लाइन की क्रीचर्स की नेमेसिस हैं। अभी जियान के दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे। भले उसे इस लड़की की आंखें उन टेरिफाइंग 3 फ्लावर पीपल्स की याद दिला रही हो लेकिन इनके बारे में कुछ अलग होता है। इसी रूम में मौजूद म्यूफंग कहता है अगर ये लड़की सच में 3 फ्लावर पीपल्स को रखती है तो ज्वालिंग रॉयल फैमिली उसे कभी ऑक्शन नहीं करती। वो इस लड़की को खुद कल्टीवेट करते हैं क्योंकि जब ये मैच्योर होती तो मेडुसा क्लैन को इसके सामने सरेंडर करना पड़ता। जियान एक हल्की सी आवाज में कहता है लेकिन ये ग्रीन स्नेक 3 फ्लावर आईज नहीं है, इनके बारे में मुझे कुछ अलग लगता है, बस इसे मैं अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तब एल्डेजू म्यूफंग और जियान को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब उन्हें लगता है कि दोनों डिसाइपल्स इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो फाइनली कहते हैं हाँ ये सच है कि इस बच्चे के पीपल्स 3 फ्लावर आई से मैच करते हैं लेकिन ये एक दूसरी लिनेज का हिस्सा है। इस लड़की की आंखें किसी स्नेक की नहीं बल्कि एक फर्नेस की हैं। ये सुन के जियान एकदम कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है फर्नेस? एल्डेजू रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं हाँ इस लड़की की यूनिक पीपल्स मेडुसा क्लैन से कनेक्टेड नहीं बल्कि फर्नेस से कनेक्टेड है। अब ये फर्नेस कौन सी लिनेज है ये तो हमें इस एपिसोड में मालूम नहीं पड़ने वाला, बट डोंट वरी ज्वालिंग रॉयल फैमिली के ऑक्शन वाला आर्क इतना छोटा नहीं है, हमें इससे भी अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। और अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम इसके लिए हॉरिबल फाइट को देख रहे होंगे। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये लड़की आखिर किसके हाथ में जाती है, बट मोस्ट लाइकली जियान इसके लिए कम्पीट कर रहा होगा। आखिरकार उसे कालिन को खुश रखना है। फिर हम और भी कई मिस्टीरियस चीजों को जानेंगे। तो मैं कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है। अर्ली एक्सेस के वीडियोस फिर से टाइम पे आना शुरू होने वाले हैं, ऑफ कोर्स एग्जाम्स के दिन को छोड़ के। सो अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है और आप एंजॉय करना चाहते हो एक्स्ट्रा एपिसोड तो फिर आप चैनल की मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हो जैसे आप अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओ। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन पीस आउट।